आज देखते हैं नया चैप्टर है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश के नाम से भी जाना जाता है। देश की राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय। अब राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? इसका राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी माप किसी विशेष वर्ष, इसकी माप क्या की जाती है? किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में की जाती है। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश भी कहते हैं। ये किसी देश में एक वर्ष में, किसी देश में एक वर्ष के संदर्भ में, किसी देश में एक वर्ष के संदर्भ में इसकी माप की जाती है। राष्ट्रीय आय देश के व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मों तथा अन्य समूहों या संस्थाओं द्वारा, राष्ट्रीय आय देश के व्यक्तियों जिसको हम कहते हैं, व्यावसायिक फर्मों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से संचालित आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त शुद्ध मूल्य को मौद्रिक माप करते हैं। कुछ समझ आया? जो राष्ट्रीय आय में किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों, व्यावसायिक फर्मों या अन्य संस्थाओं से जो सामूहिक आय की प्राप्ति होती है, सामूहिक आय की प्राप्ति होती है। और इन व्यक्तियों के द्वारा, सामूहिक प्रयासों के द्वारा या फर्मों के माध्यम से या संस्थाओं के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? उनको आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वर्ष में वस्तुएं सेवाओं से जो आय की प्राप्त होती है, इसकी शुद्ध माप को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, चाहे मार्शल या पीगो या फिशर हो, ये प्राचीन अर्थशास्त्री। राष्ट्रीय आय की परिभाषा अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित की है। राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है, इनको जो प्राचीन अर्थशास्त्री है, इसमें मार्शल है, पीगो है, फिशर है, ये प्राचीन अर्थशास्त्री, इन्होंने अपने अपने ढंग से राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा, मार्शल महोदय ने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दिया है? मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम और पूंजी, किसी देश में श्रम और पूंजी प्राकृतिक साधनों के, किसी देश में श्रम और पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों के साथ मिलकर, किसी देश का श्रम और पूंजी मतलब उस देश की श्रम और पूंजी क्या करते हैं? उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन करते हैं। तो प्रतिवर्ष कुछ निश्चित व शुद्ध मात्रा में भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। श्रम के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से, प्राकृतिक साधनों के साथ क्या करता है? वो मिल करके प्रतिवर्ष को निश्चित मात्रा में भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को उत्पन्न करती है, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित रहती हैं। जिसमें क्या होती है? सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। किसी देश की शुद्ध वास्तविक आय तथा राष्ट्रीय आय, किसी देश की शुद्ध वास्तविक आय राष्ट्रीय लाभांश
संक्षेप में यदि कहा जाए तो किसी देश की शुद्ध वास्तविक आय, संक्षिप्त में यही कहा जाए कि किसी देश की शुद्ध वास्तविक आय राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय लाभांश है। और इसी के संबंध में मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं, मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं, पहला है गणना का आधार। मार्शल की परिभाषा में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रायः वार्षिक आधार मार्शल ने अपनी गणना की है। मार्शल के अनुसार क्या है परिभाषा विशेषता, राष्ट्रीय आय की गणना प्रायः वार्षिक आधार पर की जाती है। मार्शल ने उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। अभी आप इसकी परिभाषा दें वार्षिक, प्रतिवर्ष, तो इसी को इन्होंने विशेषता दिया है गणना का आधार। तो क्या बताओगे राष्ट्रीय मार्शल की परिभाषा, गणना का आधार कौन सी गणना का आधार है, एक वर्ष, वार्षिक आधार, राष्ट्रीय आय की गणना है वार्षिक आधार पर, मतलब एक साल के लिए की जाती है। दूसरा है घिसाई आदि व्यय घटाना। राष्ट्रीय आय यदि हमको ज्ञात करना है तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल उत्पादन में से मशीनों की टोट-फोट, घिसाई आदि व्यय घटा दिए जाते हैं। यदि हमको राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुल आय में से, जैसे हम मशीन के द्वारा उत्पादन कार्य करें तो मशीनों के द्वारा यदि उत्पादन करें तो मशीनों में क्या होती है, टूट-फूट होती है, घिसावट आती है, घिसावट, टूट-फूट आदि व्यय को घटा दिया जाता है। राष्ट्रीय आय की यदि हमको गणना करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, घिसाई व्यय आदि घटाना, मतलब मशीनों द्वारा उत्पादन की जाती है तो मशीनों की जो घिसाई होती है, टूट-फूट होती है, आदि को व्यय की जाती है, आदि पर व्यय की जाती है, इसको घटाया जाता है, घटा दिया जाता है। और तीसरा है विदेशी विनियोगों की आय जोड़ना। राष्ट्रीय आय की गणना में मार्शल ने क्या बताया कि विदेशी विनियोगों की आय को जोड़ना। विदेशी विनियोग किया जाता है, शासन के द्वारा, सरकार द्वारा क्या की जाती है, विदेशी विनियोग की जाती है। विदेशी विनियोगों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशी विनियोगों से प्राप्त शुद्ध आय को इसमें क्या की जाती है, राष्ट्रीय की गणना करते समय विदेशी विनियोगों को भी जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, आर्थिक कल्याण पर प्रभाव। मार्शल की जो परिभाषा की चौथी विशेषता क्या है, आर्थिक कल्याण पर प्रभाव। मार्शल की परिभाषा में आर्थिक कल्याण पर प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का कारण होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है, आर्थिक कल्याण का कारण होती है। मतलब राष्ट्रीय आय में हम आर्थिक कल्याण को सम्मिलित करते हैं, शामिल करते हैं। पांचवा है कुछ मदों को शामिल न करना। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मार्शल ने अपनी परिभाषा में बताया है कि व्यक्तियों की वे सेवाएं जो परिवार के सदस्यों, व्यक्ति की वे सेवाएं जो परिवार के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। कुछ मदों को शामिल नहीं करना में क्या बताओगे, मार्शल ने अपनी परिभाषा विशेषता में बताया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय व्यक्तियों की वे सेवाएं जो परिवार के सदस्यों और मित्रों के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। निजी संपत्ति, ये क्या होती है, निजी संपत्ति होती है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते। जो निजी संपत्ति होती है इनको हम किसमें शामिल नहीं करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। इसके बाद मार्शल की परिभाषा की आलोचना। मार्शल ने परिभाषा दी है, इसकी आलोचनाएं
पहला है सांख्यिकी की माप अत्यंत कठिन। मार्शल की परिभाषा की आलोचना में पहला क्या है? सांख्यिकी माप अत्यंत कठिन। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की सांख्यिकी माप अत्यंत कठिन है। जितने भी प्रकार की वस्तु और सेवा है इनकी सांख्यिकी माप क्या है? अत्यंत कठिन है। इस कठिनाई को मौद्रिक मूल्य ज्ञात करके दूर किया जा सकता है। ये जो कठिनाई इनको मौद्रिक माप करके हम कठिनाई को दूर कर सकते हैं। दूसरा है कुछ वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात करने में कठिनाई। दूसरी आलोचना क्या है मार्शल की परिभाषा की? कुछ वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात करने की कठिनाई। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका मुद्रा द्वारा नहीं माप सकती। अब मुद्रा द्वारा जिन वस्तुओं को नहीं मापा जाएगा उनकी माप करना क्या होती है? कठिन होती है। आप सबको मालूम है कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विनिमय बाजार में नहीं होता है, और विनिमय बाजार में नहीं होगा तो स्वाभाविक है मौद्रिक मूल्य सही सही ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई आती है। तीसरी, दोहरा गणना की आशंका। राष्ट्रीय आय की गणना की आलोचना मार्शल की परिभाषा की आलोचना में तीसरा क्या है? दोहरी गणना की आशंका। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार क्या होती है, कुछ वस्तुओं की जो गणना होती है वो दोहरी हो जाती है या दोहरी गणना की आशंका बनी रहती है। जैसे कृषि उत्पादन में गणना के मूल्य को शामिल किया जाता है। कृषि उत्पादन में क्या की जाती है? गन्ने के मूल्य को शामिल किया जाता है। और औद्योगिक उत्पादन में चीनी व गुड़ के उत्पादन को शामिल किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में आप सबको मालूम है गन्ना उत्पादन की जाती है, कृषि के द्वारा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। और औद्योगिक उत्पादन में उद्योग धंधों द्वारा जो उत्पादन की जाती है इसमें आप सबको मालूम है गुड़ से गन्ना या शक्कर बनाई जाती है, चीनी गन्ना बनाई जाती है। इसको भी हम क्या करते हैं? गन्ना में शामिल करते हैं। इस प्रकार क्या हो गई? राष्ट्रीय आय की गणना दो बार हो गई। एक कृषि उत्पादन में गन्ना उत्पादन की जानी है और दूसरा उत्पादन किया जा रहा है उद्योगों में चीनी और गुड़, इसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार इसकी गणना क्या हो गई? दोहरी हो गई। चौथा है संख्या व मात्रा की कठिनाई। राष्ट्रीय आय की जो मार्शल द्वारा परिभाषा दी गई इसकी आलोचना है संख्या व मात्रा की कठिनाई। इसमें क्या बताओगे? राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की आशंका बनी रहती है। इसके साथ साथ एक वर्ष में उत्पादन की गई, एक वर्ष में जो वस्तु उत्पादित की जाती है या उत्पादन की गई सभी प्रकार की वस्तुओं की संख्या एवं मात्रा ज्ञात करना भी कठिन है। एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है इनकी सही सही गणना करना, इनकी संख्या और मात्रा की गणना करना क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। यह हो गया मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा की विशेषता और आलोचना। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं प्रोफेसर फिशर ने भी राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। प्रोफेसर फिशर के द्वारा भी क्या दिया गया है? राष्ट्रीय आय की गणना की परिभाषा दी गई है। तो फिशर के अनुसार क्या है परिभाषा? राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा, राष्ट्रीय आय में क्या होती है? अंतिम उपभोक्ताओं के द्वारा प्राप्त की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है। फिशर ने अपनी राष्ट्रीय आय की परिभाषा में क्या कहा है? क्या कहा है? राष्ट्रीय आय केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की गई, राष्ट्रीय आय केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की गई यह की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है, चाहे उनकी प्राप्ति भौतिक वातावरण से हो या मानवीय वातावरण से। जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की गई जो सेवा है इसको शामिल किया जाता है, चाहे उनकी प्राप्ति भौतिक वातावरण से हो या मानवीय वातावरण से हो। इसको राष्ट्रीय आय फिशर ने कहा है। ठीक है। अब फिशर की परिभाषा की विशेषताएं। फिशर की परिभाषा की विशेषता
थीसन ने भी राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है और इनकी विशेषताओं को भी बताया है। तो पहला देखते हैं तर्क संगत परिभाषा। प्रोफेसर थीसन की जो परिभाषा है, प्रोफेसर थीसन ने जो परिभाषा दिया है ये अधिक क्या है, तर्क संगत। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा प्रोफेसर पीगू की परिभाषा की तुलना में प्रोफेसर थीसन की जो परिभाषा है क्या है, अधिक तर्क संगत है। दूसरा है पूंजी तथा आय में अंतर। प्रोफेसर थीसन ने परिभाषा दिया है दूसरा, कुल उत्पादन के उसी भाग को आय माना जाता है जो अंततः प्रयुक्त होता है और तथा शेष भाग को पूंजी माना जाता है। कुल उत्पादन के उसी भाग को आय माना है। प्रोफेसर थीसन ने राष्ट्रीय आय में जो कुल क्या होता है, उत्पादन होता है, कुल उत्पादन में उसी भाग को उन्होंने आय माना है जो प्रयुक्त होता है, जो प्रयोग किया जाता है, और शेष भाग को पूंजी माना जाता है। शेष भाग को पूंजी में शामिल की जाती है, संपत्ति में शामिल किया जाता है। तीसरा है उपभोग पर आधारित। प्रोफेसर थीसन की जो परिभाषा है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, वो किस पर आधारित है, उपभोग पर आधारित है। प्रोफेसर मार्शल और पीगू परिभाषा उत्पादन पर आधारित है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा उत्पादन पर आधारित है, जबकि थीसन की परिभाषा उपभोग पर आधारित है। चौथा है जीवन स्तर से संबंध। परिभाषा में थीसन ने क्या बताया है, जीवन स्तर से संबंध, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जीवन स्तर की तुलना। समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं इनके बीच जीवन स्तर की तुलना, इसकी जीवन स्तर की तुलना क्या है, अधिक उपयुक्त है। उपभोग ही जीवन स्तर का निर्धारक तत्व होता है। उपभोग ही क्या होती है, जीवन स्तर की निर्धारक तत्व होता है। जब उपभोग के आधार पर हम बता सकते हैं कि इनकी जीवन स्तर कैसी है, इसको प्रोफेसर थीसन ने बताया। इसके बाद इनकी आलोचनाएं की गई है। प्रोफेसर थीसन की परिभाषा की आलोचना की गई है, ठीक है। पहला है गणना में अधिक कठिनाई। गणना करने में अधिक कठिनाई। राष्ट्रीय आय की गणना मार्शल की परिभाषा से अधिक कठिन है। जो थीसन महोदय ने जो राष्ट्रीय आय की गणना की जो परिभाषा दिया है वो मार्शल की परिभाषा से क्या है, अधिक कठिन है। ये जो परिभाषा दिया है मार्शल की परिभाषा से अधिक कठिन है। देश भर के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का, देश भर के जितने भी व्यक्ति हैं और इनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उपभोग किए जाते हैं। एक वर्ष में कितना हुआ यह जानना बहुत कठिन है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो इनके द्वारा उपभोग वर्ष में कितना हुआ यह जानना बहुत कठिन है, क्योंकि उपभोग का जो क्षेत्र है अत्यंत विस्तृत होता है। उपभोग का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। अत्यंत विस्तृत होने के कारण इनकी गणना करने में भी कठिनाई होती है। दूसरा है टिकाऊ वस्तुओं के जीवन स्तर का अनुमान लगाना। जितने भी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं इन सभी का जीवन स्तर, मतलब इनका जीवन कितना अवधि के लिए होगा, कितने साल तक ये अपनी सेवाएं दे सकती हैं, इनकी गणना करना भी क्या है, कठिन है। जैसे हम देखते हैं एक स्कूटर है या कार है, एक स्कूटर है या कार है, इनका जीवन काल कितना है यह ठीक ठीक याद नहीं हो सकता है। एक स्कूटर है या कार है, ये टिकाऊ वस्तु है, तो इनका जीवन अवधि कितने साल का होगा, कितने वर्ष का होगा, इनका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तीसरा है स्वामित्व हस्तांतरण की दशा में कठिनाई।
स्वामित्व हस्तांतरण की दशा में कठिनाई। टिकाऊ वस्तुओं के स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण होते रहते। टिकाऊ जो वस्तुएं होती हैं इनका क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हस्तांतरण होते रहते हैं। टिकाऊ जो वस्तुएं होती हैं वे क्या होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हस्तांतरित होने के कारण या हस्तांतरित होते रहने के कारण उनके जीवन का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन होता है। इस प्रकार स्वामित्व का हस्तांतरण की दशा में कठिनाई, क्योंकि जो टिकाऊ वस्तुएं होती है ये लंबे समय तक चलती है, तो लंबे समय तक चलने के कारण ये जो टिकाऊ वस्तुएं होती है क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हस्तांतरित होती है, जिसको आप सेकंड हैंड बोलते हैं ना। मैं लिया है नया, तो मैं यदि बेच रहा हूं तो उसको दूसरे व्यक्ति खरीदेगा, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या होती है, हस्तांतरित होती रहती है। इसलिए इसके स्वामित्व हस्तांतरण की दशा में इसकी गणना करना कठिन होता है। क्या होता है, खर्चीली विधि। प्रोफेसर फिशर की जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है वे काफी महंगा है। एक वर्ष में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की, एक वर्ष में उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सूची तैयार करना अत्यंत कठिन है। व्यक्तियों द्वारा हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। तो एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का व्यक्ति द्वारा कितना खर्च किया जाएगा, इनकी सूची तैयार करना संभव नहीं है। इसलिए ये जो फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषा सही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत आय उस आय को कहते हैं, व्यक्तिगत आय उस आय को कहते हैं जो व्यक्तियों या परिवारों को, जो व्यक्तियों या परिवारों को एक वर्ष में वास्तव में प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय उस आय को कहते हैं जो व्यक्तियों या परिवारों को एक वर्ष में वास्तव में प्राप्त होती है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय, जो व्यक्तिगत आय है राष्ट्रीय आधार पर ज्ञात की जाती है। व्यक्ति की जो आय होती है, पर्सनल आय, व्यक्ति की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की क्या की जाती है, गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति का आय ज्ञात करते समय राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित बातों को घटा दी जाती है। राष्ट्रीय आय की हम यदि गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्न जो बातें होती हैं उनको घटा दिया जाता है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान, किन किन मदों को घटा दिया जाता है? सामाजिक सुरक्षा अंशदान, दूसरा है कॉर्पोरेट आयकर, और तीसरा है अवितरित कॉर्पोरेट लाभ। ये जो तीन बातें, तीन मदें हैं, यदि हमको व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है तो राष्ट्रीय आय में इसको घटा दिया जाता है। क्या करना है, यदि हमको व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है तो क्या घटा दिया जाता है? सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, कॉर्पोरेट आयकर, और तीसरा है अवितरित कॉर्पोरेट लाभ। इनको घटा दिया जाता है। ठीक है, ये हो गए आज के लिए।